मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का, कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके सामने जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपके सामने लास्ट टाइम आपको रिवीजन के लिए, कल आपके सामने एग्जाम है, लास्ट टाइम में आपको कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिवीजन करना है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। बस आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ जाओगे यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को शुरुआत करें। इससे पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपन 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर अपने को बचे हुए हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो देख रहे हो, अगर ये आप जितने वीडियो देख रहे हो सभी सब्सक्राइब कर दो ना, तो मेरे 20,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे आपके सामने। और आपको पता भाई, आपको फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे? यूनिवर्सिटी चैंपियन पे। फ्री में क्लासेस कहां पर मिलेंगे? यूनिवर्सिटी चैंपियन पे मिलेंगे। तो आपका नुकसान क्या है? करो ना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। काफी बच्चे कहते हैं सर मेरे को क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला। सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को मिल जाएगा, है ना। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, 1,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराओ और अपने दोस्तों के, अगर जो वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों के फोन ले लेकर सब्सक्राइब करना है सभी बच्चों को। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब क्लास को शुरू करें इससे पहले आपके सामने सबसे पहले बात करते हैं पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा। पेपर की बात करें तो पेपर आपका कितने नंबर का देखने को मिलेगा भाई? आपके सामने 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा? 100 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलेगा। उसमें से आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं? 40% अंक चाहिए होते हैं। कितने प्रतिशत अंक चाहिए होते हैं भाई? 40% आपको अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? 40% अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। अब 40% अंक का जुगाड़ किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर का किस प्रकार से पेपर देखने को मिलता है उससे संबंधित अपन बताएं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है आपका जो पेपर होता है उसमें 10% प्रत्येक यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के चारों यूनिट से 10% देखने को मिलते हैं। 10% देखने को मिलते हैं। 10 के 10% कौन से देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से प्रश्न देखने को मिलते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक प्रश्न को करना आपको कितने लाइनों में है? 2 से 3 लाइनों में करना होता है। कितने लाइनों में करना होता है भाई? आपके सामने प्रत्येक प्रश्नों को 2 से 3 लाइन में आपको उनका उत्तर देना होता है। काफी बच्चे क्या कर देते हैं, 10-10 लाइन भर देते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा पूरा पेपर नहीं हो पाया। तो बच्चों, पूरा पेपर आपका होगा, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से आपको पेपर को करना है। समझ में आ गया? 2-3 लाइनों में आपको पेपर है वो निपटाना है आपके सामने। समझ में आ गया? 10 जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इनको 2 से 3 लाइनों में निपटा देना। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं, इनको बोला जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लघुतरात्मक प्रश्न। कौन से वाले प्रश्न? लघुतरात्मक प्रश्न। अब ये प्रश्न आपके सामने प्रत्येक यूनिट से, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, उससे 2-2 प्रश्न आते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आ गए और यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? अब 2-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उन 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न करना होता है। क्या करना होता है भाई? आपके सामने उन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई एक प्रश्न चूज करना होगा। यूनिट फर्स्ट से एक प्रश्न कर लिया, यूनिट सेकंड से एक प्रश्न कर लिया, यूनिट थर्ड से एक प्रश्न कर लिया और यूनिट फोर्थ से आपके सामने एक प्रश्न कर लिया। प्रश्न जो मैं बताऊंगा वैसे देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको चारों यूनिट है, चारों यूनिट से कितने प्रश्न करने होते हैं भाई? 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का देखने को मिलता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का देखने को मिलता है। इस प्रकार से कुल 40 नंबर का आपके ये अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब 4 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का, इस प्रकार से 40 अंक के आपके सामने कुल आपके सामने नंबर के ये लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। करना कितने शब्दों में रहता है? 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको इनको करना होता है। मतलब आगे पीछे का एक पन्ना और दूसरा आधा पन्ना आपको इनको निपटा कर आना होता है। समझ में आ गया? तो 1.5 पन्ने में आपको करना होता है। बाकी आपको बहुत ज्यादा आता है तो 2 पन्नों से ज्यादा बिल्कुल भी मत भर देना। फिर आपके सामने देखने को मिलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न भाई?
निबंधात्मक पर्सन, निबंधात्मक पर्सन यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट से आपके सामने एक एक पर्सन देखने को मिलता है, 4 पर्सन देखने को मिलते हैं। इनमें अथवा जैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, आपके जो मन में आए 2 पर्सन उठाओ और कर दो। समझ में आ गया? तो आपको 2 पर्सन करना होता है। जो आपकी कोई टॉपिक है, कोई एक आपके सामने जो फेवरेट यूनिट है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम आएगी। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना होता है, मात्र और मात्र 2 प्रश्नों को करना होता है। दोनों प्रश्नों का कुल अंक बाहर कितने का होगा, एक प्रश्न 20 अंक का। तो इस प्रकार से 40 अंक के आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इस बात को आपको पता चल गया। 20 नंबर के आपके सामने आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, 40 नंबर के लघुतरात्मक और 40% के निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से 100 में से आपको 40 अंक कुल लाने होते हैं पास होने के लिए। तो यह था आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब आपके सामने अपन बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। यहीं से आपके सामने लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या मैं जो यहां से करवाऊंगा, यहीं से आपके सामने लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, व्हाट इज इंडियन एग्रीकल्चर हेरिटेज, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। आज के समय में आपके सामने भारतीय कृषि विरासत क्या है, भारत में जो कृषि देखने को मिलती है उसकी विरासत क्या है। कृषि विरासत क्या होता है भाई, आपके दादा भी कृषि किया करते थे, आपके पापा भी कर रहे हैं, आप उनके दादा भी क्या करते थे, उनके दादा भी क्या करते थे। हमारे भारत में हजारों सालों से ऋग्वैदिक काल से कृषि का क्या देखने को मिला भाई, ऋग्वेद काल में भी वैदिक काल में भी कृषि का क्या नाम देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ है कि कृषि हमारे बहुत पुराने समय से की जा रही थी। समझ में आ गया? तो वही कृषि विरासत के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। पुरानी कृषि परंपराएं आज के समय कितनी प्रासंगिक है उसके बारे में बताइए। भाई एक बात बताओ, पहले भी आपके सामने खेत है, उसको क्या किया जाता था, खुदाई की जाती थी अलग जोतने से पहले, उस समय भी लावनी होती थी। समझ में आ गया भाई? इतना फर्क है, लावनी करने के बाद में अनाज पहले अपन कूट कर निकालते थे, आजकल मशीनों के द्वारा निकालते हैं। लावनी भी आज के समय अपन किससे करते हैं, मशीनों से, लेकिन काफी जगह हाथों से आज भी की जाती है। खपतवार आज भी हटाना पड़ता है। तो यही है, जो पुराने समय की जो कृषि की परंपराएं हैं वो आज के समय में भी क्या उतनी की उतनी प्रासंगिक है, क्या उतनी की उतनी लगती है, नहीं लगती है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये वाला पर्सन, आपको देखने को मिलेगा भाई ऐसा का ऐसा एग्जाम के अंदर। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पर्सन की तरफ। अगले वाला प्रश्न क्या आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि के महत्व पर चर्चा कीजिए। राष्ट्र भाई आज आपको पता, जब भारत आजाद हुआ था ना, तब भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या, 75% से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। और 60 के आसपास 40 से 60 के आसपास तो आज भी करती है आपके सामने। तो कितनी ज्यादा, मतलब आधी से ज्यादा जनता आज किससे कमाकर खा रही है, कृषि से कमाकर खा रही है। तो यही आपको बताना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आपके सामने इंडियन एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया आपके सामने? तो यही है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का महत्व क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो ये 2 इंपोर्टेंट पर्सन है। पहले वाला पर्सन है कि कृषि विरासत क्या होती है और आधुनिक प्राचीन कृषि प्रथाओं की आधुनिक कृषि प्रथाओं पर क्या प्रभाव है उसके बारे में बताना है। अगले वाला पर्सन है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था उस पर कृषि का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। इसमें प्रश्न आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से संबंधित। किससे संबंधित? प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इसमें प्रश्नों की देखिए भाई, कौन सा प्रश्न आता है इसमें। पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का प्रश्न है, व्हाट इज एग्रोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड प्रिंसिपल। मतलब कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी क्या होती है आपके सामने, कृषि विज्ञान क्या होता है, इसके क्षेत्र व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मतलब कृषि विज्ञान क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र होते हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? तो कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है,
आपको अच्छे से बताना है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें कृषि विज्ञान को अपन उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से वो कुलजुमा सिद्धांत दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम कृषि विज्ञान को और गहराई से जान पाते हैं। समझ में आ गया भाई? अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, बागवानी कृषि है आपके सामने, है ना, फलों की जो फूलों की खेती होती है आपके सामने, अलग अलग प्रकार की खेती होती है, व्यापारिक कृषि होती है आपके सामने, घरेलू कृषि होती है। तो उसके बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से विस्तार से बता देनी होती है। इस पर्सन में काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए भैया आपके सामने 4 नंबर प्रश्न की बात है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर टाइम एंड डेप्थ ऑफ सोइंग। मतलब बुआई की विभिन्न विधियों तथा बुआई के उचित समय व गहराई के महत्व के बारे में बताइए। भाई आप में से जो लगभग वीडियो देख रहे हो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं, भैया आपके सामने जुड़े हुए हैं ना, तो किस समय आपके सामने अनाज उगाना चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगत्ती कर रहे हो, पछती कर रहे हो, कौन सी खेती आपके सामने कर रहे हो आप, वो आपको पता होना जरूरी है। आपका जो वातावरण कैसा है, आप जहां कृषि कर रहे हो उस वहां का वातावरण कैसा है, उस हिसाब से आपको कृषि करनी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड और बुआइयों की कितनी विधियां होती हैं कृषि में, जब आप बुआई करते हो उसकी कितनी विधियां होती हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। और उचित समय, कोई भी जब कृषि कर रहे हो तो कृषि में बुआई का उचित समय क्या होता है, कितनी गहराई पे आपको बीज को उगाना चाहिए। क्यों, ज्यादा गहराई में बीज उगा दोगे तो भी आपके सामने क्या होगा, आपका बीज नहीं उगेगा, और ज्यादा ऊपर उगा दोगे तो भी आपके सामने नहीं उगेगा। क्यों, गहराई में उगा दोगे तो क्या होगा, अंकुरित अच्छे से नहीं हो पाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। ऊपर उगा दोगे तो कोई ना कोई जानवर है, पशु जो पक्षी है वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही है, बुआई करते समय आपके सामने कितनी गहराई पे और कितने उचित समय पे आपको कोई भी फसल है उसको उगाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। और कितने प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं सोइंग के, और कौन सा प्रॉपर टाइम होता है उसके बारे में भी विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? चलिए भाई, यूनिट सेकंड को मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। इसमें आपको कृषि विज्ञान के बारे में बताना है और कृषि विधियों के बारे में बताना है। चलिए भाई, अब बात करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर जो 3 है वो क्रॉप न्यूट्रिशन से संबंधित आती है। किससे संबंधित? फसल के पोषण से संबंधित देखने को मिलती है। क्यों भाई, अपन अनाज खाते हैं तो अपने को भी पोषण की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से कोई भी फसल होती है उसको भी पोषण की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या आता है, व्हाट इज क्रॉप न्यूट्रिशन? क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब आपके सामने क्या, आपके सामने रोल होता है खाद व उर्वरकों का। फसल में पोषण क्या होते हैं भाई? एक बात बताओ, आज के समय आपने सुना बिना यूरिया एक फसल को दाने को नहीं उगे, को नहीं उगे ना, थाना भी बेर नई चीज को। तो यूरिया, डीएपी गेरी, कोई कदे पोटास गिर जाए, कदे आपके सामने कैल्शियम गिर जाए, कदे फास्फोरस गिर जाए, गेरो ना आपके सामने जब फसल उगाओ जना। तो यही क्या होते हैं, यही कोई भी फसल होते हैं उसके पोषण के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? फसल के पोषण के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया? और जब फसल का उत्पादन कर रहे हो उस समय इन खाद व उर्वरकों की क्या भूमिका होती है? समझ में आ गया? तो इस समय जब फसल का आपके सामने, जब फसल का उत्पादन कर रहे हो तब उस खाद और उर्वरक का क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? बिना अगर खाद गिरे, चाहे कितना ही आपका अच्छा उपजाऊ जमीन हो, आपके सामने फसल नहीं उगती है। तो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण होती है खाद और उर्वरक आपके सामने फसल के उत्पादन में। समझ में आ गया? आपको कुल जमा इसके बारे में विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड इट्स इंपोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। मृदा पौधा जल संबंध की व्याख्या कीजिए तथा कृषि में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। मृदा मतलब मिट्टी, पौधा और जल है, इनका क्या संबंध है? भाई एक बात बताओ, कोई भी आपने पौधा लगाया, पौधा लगाया कहां पर लगाओगे? मिट्टी में लगाओगे, मृदा में तो लगाओगे, है ना। और पौधे को आप मिट्टी में लगाओगे, अगर मिट्टी सूखी है, उसमें जल नहीं है, तो क्या आपका पौधा लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? बिल्कुल भी आपका पौधा नहीं लग पाएगा। तो यही आपको बताना है, एक पौधे में, एक मृदा में और जल में क्या संबंध होता है, और कृषि में इसका क्या महत्व। आप कहोगे सर चलो ये तो पता है, लेकिन किस समय पानी देना चाहिए,
कैसी मिट्टी है तो किस प्रकार का पौधा उगाना चाहिए, कौन सी फसल उगानी चाहिए। समझ में आ गया। आपके सामने यही संबंध दिखाया जाता है, आपके सामने यही कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, आपकी मिट्टी में अगर ये इस उर्वरक की कमी है तो आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कोई भी फसल को जब उगाया जाता है तब। समझ में आ गया। तो यही है, इसमें आपको यही बताना है मृदा जल के बीच में संबंध क्या होता है, मृदा जल और पौधे के बीच में, और कृषि में इसके महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया। साथ के साथ फसल में पोषण क्या होते हैं इसके बारे में बताना है, और खाद व उर्वरकों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताना है आपको। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ में आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं साथ के साथ आपको डिस्कस भी करके बता रहा हूं ताकि आप सीधे प्रश्न पेपर देने जाओ तो भी आपको चीजें कर पाओ। यूनिट नंबर 4 है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित देखने को मिलती है। किससे संबंधित? हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित देखने को मिलती है। क्या है? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एडवांटेज। देखो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है यहीं पर बता देता हूं। एक आपके सामने कोई एक टब में आपने क्या किया, सारे के सारे जल डाल दिया, पानी डाल दिया, और सारे के सारे उसके अंदर उर्वरक, खाद और पोषक तत्व डाल दिए। समझ में आ गया। और उसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, कोई भी पौधे को उगा रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई भी पौधे को उगा रहे हो। तो जो वो पौधा है बिना भूमि के उग पा रहा है उस पोषक तत्वों के घोल में, जल में, तो उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का पोषक तत्वों का घोल जिसको आपके सामने क्या किया गया, उसमें कोई भी पौधे को उगा दिया गया है, जिससे क्या होगा आपके सामने, उसमें जो पौधा बिना भूमि के लग जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड एडवांटेज। और इसके क्या क्या आपके सामने सिद्धांत है कि हाइड्रोपोनिक्स है उसमें लगाने के क्या क्या लाभ है। भाई एक लाभ तो यह है कि भूमि की जरूरत नहीं पड़ती, कीटनाशक कम लगते हैं, ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, नई तकनीक है। समझ में आ गया। और कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज के लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन एंड रूटिंग मीडिया इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हाइड्रोपोनिक प्रणाली में पोषण घोल और रूटिंग मीडिया की तैयारी के बारे में वर्णन कीजिए। मतलब आप कोई भी पोषण घोल को बना रहे हो, उसमें हाइड्रोपोनिक प्रणाली किस तरीके से काम करती है। समझ में आ गया। तो आप कोई भी घोल को बना रहे हो उसमें हाइड्रोपोनिक प्रणाली किस तरीके से काम करती है, और रूटिंग मीडिया की तैयारी का भी आपको विस्तार से वर्णन करना है। समझ में आ गया आपको। ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे संबंधित? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से संबंधित। बहुत विस्तार से एक एक प्रश्न को बताया है, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करवाने का प्रयास किया। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।